नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैं सम्राट। इस वक्त की बड़ी खबर बता दें आपको कि केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि राजनीतिक मामलों की कैबिनेट समिति ने आज फैसला किया है कि जाति गणना को आगामी जनगणना में शामिल किया जाना चाहिए। देखिए, काफ़ी समय से ये मांग हो रही थी जाति जनगणना हो, और अंततः अब बीजेपी ने ये जाति गणना की बात की है और जाति गणना को आगामी जनगणना में शामिल किया जाना चाहिए, उन्होंने कहा है। और ये बड़ी खबर आपको बता दे रहे हैं, जिसमें लगातार अगर कहा जाए कि राहुल गांधी भी लगातार ये मांग कर रहे थे जाति गणना को लेकर। अंततः केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि राजनीतिक मामलों की कैबिनेट समिति ने आज जो फैसला किया है कि जाति गणना होगी और जाति गणना को आगामी जनगणना में शामिल किया जाना चाहिए, ये चर्चा हुई है। Congress governments have always opposed caste census. Caste was not included in all the census operations conducted since independence. In 2010, then Prime Minister late Dr. Manmohan Singh ji had assured the Lok Sabha that the matter of caste census should be considered in the cabinet. A group of ministers was formed to consider this subject. Most of the political parties had recommended caste census. Despite this, Congress government decided to conduct only a survey of caste instead of a caste census. That survey is known as SECC. It is well understood that Congress and its India alliance partners have used caste census only as a political tool. As per Article 246 of the Constitution of India, the subject census is listed at 69 in the Union list in 7th schedule. According to Constitution of India, census is a union subject. Some states have conducted surveys, I am repeating the word, surveys, to enumerate castes. Some states have done this well, while some others have conducted such surveys purely from a political angle in a non-transparent way. Such surveys have created doubts in the society. Considering all these facts and to ensure that a social fabric is not disturbed by politics, caste enumeration should be transparently included. I am emphasizing the word transparently included in the census instead of surveys. This will strengthen the social and economic structure of our society while the nation continues to progress. Under the leadership of our Prime Minister Shri Narendra Modi ji, the Cabinet Committee of Political Affairs has decided today, that is 30th April 2025, that caste enumeration should be included in the forthcoming census. This demonstrates that a government is committed to the values and interests of a society and country. Like in the past, when a government had introduced 10% reservation for the economically weaker sections of the society without causing any stress in any section of the society. Thank you. चलिए आगे बढ़ेंगे। बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल ने कहा है कि प्रधानमंत्री ने जो कहा है कि पहलगाम की घटना में शामिल आतंकवादियों और उनके आकाओं को ऐसी सजा दी जाएगी। प्रधानमंत्री ने जो कहा है उसी की बात को वो कह रहे हैं कि ऐसी सजा दी जाएगी जो अकल्पनीय होगी। आतंकवाद पर हमारी जीरो टॉलरेंस की नीति है। पाकिस्तान आज अलग थलग पड़ गया है। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया भारत के साथ है। इस बार आतंकवाद पर ऐसा प्रहार किया जाएगा कि नेस्ता नबूद होगा पाकिस्तान। जब प्रधानमंत्री ने कह दिया कि उस पहलगाम की जो घटना हुई जिसमें निर्दोष हमारे टूरिस्ट मारे गए, उनके बच्चे पत्नियों के सामने जिस तरह से हत्याएं हुई, वो आतंकवादी हों या उनके जो आका हैं, मास्टरमाइंड बैठे हुए, दुनिया में कहीं होंगे, पाकिस्तान में कहीं होंगे, ऐसी सजा देंगे कि जो उनकी कल्पना क्या अकल्पनीय होगा। तो स्वाभाविक है कि उरी में अगर उन लोगों ने हिमाकत किया था, पुलवामा में किया था, उस समय हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया, उसके बाद एयर स्ट्राइक किया, तो हम आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पे प्रधानमंत्री पूरी दुनिया में आज इस आतंकवाद के, और आज पाकिस्तान अलग थलग है, पूरा विश्व भारत के साथ है, और ये एक तरह से इस बार आतंकवाद पे वो चोट होगी कि आतंकवाद नेस्तनाबूद होगा। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि हर गर्मियों में दिल्ली के लिए सबसे बड़ी चुनौती पानी होती है। पूरी दिल्ली में सीवरेज सिस्टम दुरुस्त हो, यमुना की सफाई हो, ये सारे मुद्दे आपस में जुड़े हुए हैं।
उन्होंने कहा कि हमने आज दिल्ली की सभी ज़रूरतों का संज्ञान लिया है। यहाँ 30-30 साल पुरानी सीवर पाइपलाइन है। दिल्ली देश की राजधानी है, इस सिस्टम पर नहीं चल सकती। कभी नहीं सोचा गया कि इस पाइपलाइन को बदलने की ज़रूरत है। हमने इन सब चीज़ों पर अधिकारियों से बात की है, हम इस पर काम करेंगे। उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य उन सभी कॉलोनियों में चरणबद्ध तरीके से सीवरेज सिस्टम पहुंचाना है, सभी घरों को इससे जोड़ना है, हर घर में नल से पानी पहुंचे, इस पर हम काम करेंगे। उन्होंने कहा कि पूरी दिल्ली में पानी का समान वितरण किया जाएगा। ये हर गर्मियों में दिल्ली के लिए सबसे बड़ा चैलेंज जो होता है वो जल का होता है, पानी का होता है। और उसके अलावा पूरी दिल्ली में सीवर व्यवस्था दुरुस्त रहे, बननी चाहिए, और यमुना सफाई, ये सारे विषय इंटरकनेक्टेड है। और इसी के लिए आज वरुणालय में जो हमने पीछे टैंकर्स जल आपूर्ति व्यवस्था के लिए जो टैंकर्स का जीपीएस सिस्टम शुरू किया था, जो आज के समय की दिल्ली की ज़रूरत है, इन सबको आज हमने यहाँ संज्ञान किया कि कैसे हमारा कमांड एंड कंट्रोल सेंटर काम कर रहा है, क्या टैंकर्स का सप्लाई समय पे पहुंच पा रहा है। इसके अलावा हमारा स्काडा सिस्टम जो है वो पूरी दिल्ली को एज अ होल देखें तो यहाँ से ऑपरेशन किस तरीके से चल रहा है, और फिर अधिकारियों के साथ कि पूरी दिल्ली सिटी में पानी की लाइनें कहाँ कहाँ बदलने की ज़रूरत है। क्योंकि अल्टीमेटली तो पूरी दिल्ली में आज भी 30-30 साल पुरानी पाइपलाइन डली हुई है, सीवर की वही 30-30 साल पुरानी पाइपलाइन डली हुई है। आज डेंसिटी बढ़ गई, पॉपुलेशन बढ़ गई, रिक्वायरमेंट बढ़ गई, पर उन्हीं लाइनों पे लोग चल रहे हैं, दिल्ली चल रही है। तो दिल्ली जो देश की राजधानी है वो उन व्यवस्थाओं में नहीं चल सकती, इसीलिए लोग परेशान हैं कि रिक्वायरमेंट ज़्यादा है और सिस्टम इतना प्रबंधन कभी हुआ ही नहीं, कभी ये सोचा ही नहीं गया कि ये पाइपलाइन बदलने की आवश्यकता है, ये सीवर लाइन बदलने की आवश्यकता है, ये एसटीपीज काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, कितने डिसेंट्रलाइज एसटीपी चाहिए, नालों को कैसे ट्रैप किया जाएगा। ये सब चीज़ों को हमने, आदरणीय मंत्री जी भी यहाँ पे हैं, हम लोगों ने मिलकर के एक एक अधिकारी से कि इन समस्याओं के समाधान पे अब जो ये सरकार है ये काम करेगी। दिल्ली को बेहतर पानी की व्यवस्थाएं मिले, दिल्ली को बेहतर सीवर की व्यवस्थाएं मिले, और वो 1760 कॉलोनियाँ जो दिल्ली में अनऑथराइज कॉलोनियाँ हैं उनको भी तो सीवर व्यवस्थाएं देनी है, जो कि पिछली सरकारों ने कुछ नहीं किया है। हमारा टारगेट ये है कि फेज वाइज उन सभी कॉलोनीज में हम लोग सीवर की व्यवस्था दें, सभी हाउस होल्ड को उसके साथ में कनेक्ट करें, वहाँ एसटीपीज लगाएं, ताकि एक फुल फ्लेज व्यवस्था हर झुग्गी बस्ती के लिए, हर अनऑथराइज कॉलोनी के लिए और बाकी पूरी दिल्ली के लिए, जहाँ पुरानी लाइन है वो नहीं पे तब्दील हो, हर घर को नल के माध्यम से जल मिलने की सारी व्यवस्थाओं को पूरे प्लानिंग करके एक एक योजनाबद्ध तरीके से, चरणबद्ध तरीके से उस काम को किया जाए। और पूरी दिल्ली में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर होना चाहिए, कहीं कम कहीं ज्यादा। जो पहले के राजनेताओं ने अपने अपने एरिया में धांधलीबाजी करके कि मेरे एरिया में पानी फालतू आ जाए चाहे बाकी की दिल्ली प्यासी मरे, ये अब नहीं चलेगा। पूरी दिल्ली में पर व्यक्ति जो पानी की सप्लाई होनी चाहिए, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर किया जाएगा। हम टैंकर्स को लेकर लोगों की बहुत शिकायतें आती रही हैं, टैंकर्स के ऊपर किस तरह से आपकी सरकार नकेल हो सके? इसी के लिए तो हमने जीपीएस लगा करके जो शेड्यूलिंग टैंकर्स को दी जाती है उसका ऑब्जर्वेशन यहाँ अपने कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में शुरू किया। यहाँ पे अच्छा एक सेंटर जिसके माध्यम से लोगों की कंप्लेंट आए और उसको तुरंत प्रभाव में उसको इजीनेस मिले, उसको उसकी रिक्वायरमेंट पूरी की जाए। और जो माफिया चलता था टैंकर का, जो घोटालेबाजी होती थी, जो किताबों में रजिस्टर्स में जितने टैंकर्स की सप्लाई दिखाई जाती थी और जमीन पे उतनी होती नहीं थी, अब उन सारी चीजों को कर्व करने के लिए, एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम खड़ा करने के लिए, उस माफिया को खत्म करने के लिए हमारी सरकार काम कर रही है और दिल्ली की उस समस्या का समाधान होगा, इसके ऊपर लगातार नजर रखे हुए हैं। जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने कहा है कि बिहार में एक बात तो तय है कि लोग बदलाव चाहते हैं, चाहे वो आरजेडी हो, बीजेपी हो, जेडीयू हो, कोई भी पार्टी हो या कोई भी जाति धर्म के धर्म हो, लोग बदलाव चाहते हैं। उन्होंने कहा कि क्योंकि उन्होंने पिछले 30 से 35 सालों में सभी पार्टियों के नेताओं को देख लिया है। आपको बता दें कि जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने ये बातें कही हैं कि पिछले 30 से 35 सालों में सभी पार्टियों के नेताओं को उन्होंने देख लिया है।
देखिए, बिहार में एक बात तो तय है कि जो 60% से ज्यादा लोग हैं वो बिहार में बदलाव चाहते हैं। वो चाहे राजद का समर्थक हो, भाजपा का समर्थक हो, जदयू का समर्थक हो, किसी भी जाति धर्म का हो, किसी भी क्षेत्र का हो, लोग बदलाव चाहते हैं। बदलाव इसलिए चाहते हैं कि लोगों ने 30-35 साल में सब प्रयास करके देख लिए, सभी दलों को, नेताओं को देख लिया। बिहार की जो स्थिति है, जो मूलभूत समस्याएं हैं, खासकर शिक्षा, बेरोजगारी, पलायन, भ्रष्टाचार, वो बिल्कुल उसमें कोई सुधार हुआ नहीं है। और लोग दूसरे राज्यों को देख रहे हैं, देश की में हो रही तरक्की को देख रहे हैं और कहीं न कहीं अपने आप को ठगा हुआ महसूस करते हैं। तो उनकी एक सोच है कि भाई बिहार में बदलाव होना चाहिए। अब बदलाव का वाहक कौन होगा, उस पर डिबेट हो सकती है, उस पर चर्चा हो सकती है कि क्या जनसुराज के पक्ष में लोग हैं या नहीं है, लेकिन लोग बदलाव चाहते हैं, इतना तो बिल्कुल स्पष्ट। मैंने 2-2.5 साल से जो भी मैंने बिहार को देखा, समझा है, वो स्पष्ट है कि लोग बदलाव चाहते हैं। सर, एक और यात्रा आप अगले कुछ दिनों में निकालने वाले हैं। नीतीश कुमार के गांव से, मुख्यमंत्री के गांव से, कल्याण बिगहा से। मुख्यमंत्री का गांव ही आपने क्यों चुना, क्या पर्पस है उस यात्रा का? नहीं, वो दूसरी यात्रा नहीं। यात्रा तो मैं 20 मई से शुरू करूंगा, बिहार बदलाव यात्रा। वो सारण के सिताब दियारा, जो जेपी का गांव है, वहां से शुरू करेंगे। वो 20 मई को शुरू होगा। 11 मई को हम लोग जनसुराज पार्टी की ओर से एक पूरे राज्य में हस्ताक्षर अभियान, प्रोटेस्ट अभियान शुरू कर रहे हैं, जिसके तहत 3 मुद्दे जो बिहार की सामाजिक राजनीतिक जीवन के डिबेट का, चर्चा का के केंद्र बिंदु में रहा है। एक है जातीय जनगणना, दूसरा है यहाँ दलित महादलित परिवारों को जमीन देने की बात, और तीसरा यहाँ एक चल रहा है भूमि सर्वे। इन 3 विषयों पर नीतीश कुमार की क्रेडिबिलिटी और उन्होंने क्या कहा और क्या किया, उसको लेकर हम लोग जनसुराज के सारे परिवार के सदस्य करीब करीब बिहार में 1 करोड़ लोगों से जाकर बात करना चाहते हैं, उनसे सहमति, उनका हस्ताक्षर लेना चाहते हैं। विषय यह है कि जब जातीय जनगणना का रिपोर्ट आया आज से करीब 2 साल पहले, तो 24 नवंबर 2023 को नीतीश कुमार जी की तब की सरकार ने, जिसमें तेजस्वी यादव भी शामिल थे, ये घोषणा की कि 94 लाख परिवारों को, गरीब परिवारों को 2-2 लाख रुपए की राहत दी जाएगी, क्योंकि जातीय जनगणना में निकल कर आया कि इतने परिवार, इनकी स्थिति में पिछले 30-40 सालों में कोई सुधार नहीं हुआ, तो उनको 2 लाख रुपए देने का वादा किया गया। आज उस घोषणा के करीब 2 बरस हो गए, किसी भी परिवार को 1 रुपया नहीं मिला है। दूसरी बात, 2006 से नीतीश कुमार एक योजना चला रहे हैं, जिसमें दलित महादलित परिवारों को, जो भूमिहीन हैं, घर जिनके पास नहीं है, उनको 3 डिसमिल जमीन सरकार की ओर से दी जानी थी, ताकि वो घर बना सकें। और अभी तक 50 लाख लोगों को ये मिलना चाहिए था, सिर्फ 2,34,000 परिवारों को ही ये जमीन मिली है। और प्लानिंग कमीशन का रिपोर्ट है कि उसमें से भी आधे से ज्यादा लोगों को सिर्फ कागज पे ही जमीन मिला, उनको जमीन का पोजीशन नहीं मिला। और तीसरा, एक बिहार में अभी भूमि सर्वे चल रहा है, और भूमि सर्वेक्षण के नाम पर, लैंड डिजिटाइजेशन के नाम पर राजस्व विभाग जो है बिहार में, वो यहाँ पर धन वसूली का, धन उगाही का सबसे बड़ा जरिया बन गया है। तो ये तीनों मुद्दों को लेकर कि आपने जिन 94 लाख परिवारों को 2 लाख रुपए देने का वादा किया था, उनको दिया या नहीं दिया। दूसरा, जिन 50 लाख दलित परिवारों को, महादलित परिवारों को 3 डिसमिल जमीन मिलनी थी, उनका क्या हुआ। और तीसरा, जो ये भूमि सर्वे के नाम पर आपकी सरकार और आपके अफसर जो लूट मचा रखा है, उसको लेकर, इन तीनों विषयों को लेकर हम लोग ये अभियान शुरू कर रहे हैं। और मैं स्वयं से नीतीश जी के गांव नालंदा में कल्याण बिगहा जा रहा हूं, और वहां घर घर जाऊंगा और लोगों से इन 3 बिंदुओं पर बात करूंगा और उनसे पूछूंगा कि पूरे बिहार की तो छोड़िए, क्या आपको मिला, क्या नीतीश, ये जनता भी देखेगी, मीडिया के सामने, सब मीडिया के सामने ये किया जाएगा, मीडिया भी रहेगी, वो दिखाएगी कि क्या नीतीश के गांव के दलित परिवारों को 3 डिसमिल जमीन मिली आज 15 बरस में, या वहां पर भूमि सर्वे जो हो रहा है, क्या नीतीश जी के अपने गांव में जो लोग भूमि सर्वेक्षण करा रहे हैं, उनको घूस देना पड़ रहा है कि नहीं, उनको पैसा देना पड़ रहा है कि नहीं। और जो बात महत्वपूर्ण है कि नीतीश जी के गांव में जो गरीब लोग हैं, क्या उनमें से किसी को 2 लाख रुपया मिला कि नहीं। इसी अभियान को लेकर हम लोग 11 तारीख को उनके गांव से इसकी शुरुआत करेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने पहलगाम आतंकी हमले पर कहा कि कुछ चीजें केंद्र सरकार का मामला है, देश की विदेश नीति, सुरक्षा केंद्र सरकार का ये मामला है। देश की जनता, हर वर्ग के लोग, विपक्ष सरकार के साथ है। हम देश का हर नागरिक जो देश से प्यार करता है, इस घटना की निंदा करता है और सरकार के फैसले के साथ खड़ा रहेगा। भाई, इस
इस मसले को ऐसे देखते हैं, हमारे जैसे व्यक्ति का ये नजरिया है कि कुछ चीजें हैं वो केंद्र सरकार का मामला है। देश की विदेश नीति, देश की सुरक्षा का जो मामला है वो केंद्र सरकार का मामला है। सरकार वहां बैठी हुई है, जनता ने चुनकर वहां बैठाया है और पूरी तरीके से देश की जनता, पक्ष विपक्ष, हर वर्ग के लोग सरकार के फैसलों के साथ हैं। जो भी फैसला देश हित में जरूरी है वो लेने के लिए ऑथराइज हैं। सरकार उसी के लिए है। अब गांव में नाली गली बन रहा है कि नहीं बन रहा है, उसके लिए सांसद के बजाय मुखिया को उत्तरदायी बनाया जाना चाहिए। राज्य की शिक्षा, स्वास्थ्य की व्यवस्था सुधारने के लिए राज्य की सरकारें हैं और देश में सुरक्षा, विदेश नीति जैसे जो मामले हैं, संवैधानिक तौर पर यह केंद्र सरकार का मामला है। हम लोग देश का हर वो नागरिक जो देश से प्रेम करता है, जो इस तरह की घटनाओं की निंदा कर रहा है, वो देश में हुए इस विभत्स घटना की निंदा कर रहा है और सरकार के फैसले के साथ खड़ा रहेगा। सरकार क्या फैसला लेती है, उनके पास सारे रिसोर्स है, सारी जानकारियां हैं, उनके पास सारे विशेषज्ञ हैं। देश विदेश की सारे जो कूटनीति है, रणनीति है, वो उनके पास सारी जानकारी है। सरकार जो भी निर्णय लेगी देश हित में लेगी, ऐसा सबको विश्वास है और अगर देश हित में वो फैसला ले। बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने कांग्रेस के गायब पोस्ट पर कहा है कि यह इंडी गठबंधन नहीं है, यह रावलपिंडी गठबंधन है। आज से उन्होंने कहा कि आज से हम इन्हें इंडी गठबंधन नहीं कहेंगे, हम इन्हें पिंडी गठबंधन कहेंगे। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के अन्य नेता पाकिस्तानी मीडिया की हीरो है। मुझे लगता है, उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि वह दिन दूर नहीं जब इस पिंडी गठबंधन के लोग पाकिस्तान में चुनाव लड़ेंगे। हालांकि बहुत ही विरोध के बाद कांग्रेस ने जो गायब पोस्टर लगाए थे उसे हटा दिया है और उसके बाद फिर चर्चा तो शुरू हो ही गई है। पहलगाम में, कश्मीर में आतंकी हमले के पश्चात कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के घटक दलों का जो असली चेहरा है वो हिंदुस्तानियों के सामने बेनकाब होते जा रहे हैं। धीरे धीरे सच्चाई सामने आ रहा है। ऑल पार्टी मीटिंग में कहते हैं कि हम सरकार के साथ खड़े हैं, मगर जिस प्रकार का पोस्टर कल कांग्रेस पार्टी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल ने मोदी जी के लिए ट्वीट किया, सर तन से जुदा वाला पोस्टर, ये घृणक कार्य है और ये बहुत सोच समझ करके किया गया है। ये ऐसा नहीं है कि कोई एक्सीडेंटल ट्वीट हुआ हो। ये आप बिल्डअप देखिए, दो तरह के बिल्डअप हो रहे हैं। भारतवर्ष में एक प्रिपेयर्डनेस का बिल्डअप हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कई बैठकें हो रही है, बाहर देशों के डिप्लोमेट से बात हो रही है। सभी देश भारतवर्ष का आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में समर्थन कर रहे हैं। हिंदुस्तान की सेना का मनोबल ऊंचा है और वैसे में एक दूसरी तरफ का बिल्डअप हो रहा है कि पाकिस्तान को किस प्रकार बचाया जाए, उसे क्लीन चिट दिया जाए, पाकिस्तान के समर्थन में कैसे खड़ा होया जाए। किस प्रकार का पोस्टर था वो? मोदी जी के सर को आपने गायब कर दिया। वह एक व्यक्ति नहीं है। जब वो प्रधानमंत्री के कुर्सी पे बैठे हैं तो स्वाभाविक रूप से वो भारतवर्ष को रिप्रेजेंट करते हैं। आपने हिंदुस्तान के मस्तक पे से जवाहरलाल नेहरू की पॉलिसी के कारण कश्मीर को काटने की कोशिश की और ठीक उसी प्रकार भारतवर्ष में प्रधानमंत्री जी के साथ भी खिलवाड़ करने की कोशिश की, हमारे स्वाभिमान के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की, मनोबल के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की। और पूरी फहरिस्त है। ये ट्वीट, ये फोटो, सर तन से जुदा वाला फोटो, ये यूं ही नहीं आया। पहले रॉबर्ट वाड्रा निकलते हैं और वो कहते हैं कि हिंदुओं का आचरण इस प्रकार का है कि मुसलमान आज वीकेंड हो गया है, कमजोर हो गया है, इसलिए जो हुआ है एक तरह से उसको जस्टिफाई करते हैं। उसके बाद सिद्धरमैया जी बाहर आते हैं और वो कहते हैं वॉर की कोई आवश्यकता नहीं है। तिम्मापुर जी बाहर आते हैं और वो कहते हैं कि मुझे किसी प्रकार का इसमें संशय नहीं है कि धर्म नहीं पूछा गया और आतंकवादियों ने बिना धर्म पूछे गोली मारी है। अब हमने देखा सैफुद्दीन सोज, जो कांग्रेस पार्टी के मंत्री भी रह चुके हैं, बहुत बड़े नेता है कश्मीर के, वो कहते हैं इंडस वाटर ट्रीटी यह पाकिस्तान की लाइफलाइन है। भारत सरकार को कदाचित पानी नहीं बंद करना चाहिए। जम्मू कश्मीर से जो पानी जा रहा है, भारत से जो पानी जा रहा है पाकिस्तान के लिए, उस पानी को बंद नहीं करना चाहिए क्योंकि ये उसका लाइफलाइन है। और पाकिस्तान अगर कहे कि उसने हमला नहीं किया है तो पाकिस्तान की बात को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, उसे मान लेना चाहिए। शेख आमिर, जो एक बड़े नेता है जम्मू कश्मीर के, खास मित्र है राहुल गांधी के,
वो कहते हैं ये देश तो अल्लाह भरोसे चल रहा है, इस देश में तो डेमोक्रेसी है ही नहीं, भारतवर्ष में डेमोक्रेसी नहीं है। उस प्रकार के अल्फाज कांग्रेस के एक बड़े नेता के। जम्मू कश्मीर के कांग्रेस के अध्यक्ष पाकिस्तान को हाथ जोड़ करके गुहार कर रहे हैं कि आइए आप टॉकिंग टेबल पर बैठिए, हम बातचीत करेंगे। और तो और मैंने यहां पूरी फहरिस्त बना रखी है। मणिशंकर अय्यर जी कह रहे हैं कि ये जो कुछ भी हुआ पहलगाम में, ये एक मैनिफेस्टेशन है अनरिजॉल्व्ड क्वेश्चंस का पार्टीशन के समय। अरे भैया, पूरा का पूरा कश्मीर हमारा है, इसमें कोई संदेह है क्या? ये पीओके भी हमारा है, ये हमारा है, भारत का है। पर कांग्रेस मन के अंदर इसको लेकर संशय है और तभी मणिशंकर अय्यर कह रहे हैं कोट अनकोट अनरिजॉल्व्ड क्वेश्चंस, और उसका ये मैनिफेस्टेशन है पाकिस्तान के पक्ष में और आतंकवाद के पक्ष में मणिशंकर अय्यर का ये बयान है। और विजय वडेट्टीवार, ये एक एमएलए है कांग्रेस पार्टी के, और इनका भी बयान है कि क्या कान में जाके आतंकवादी पूछता है कि तुम्हारा धर्म क्या है? ये झूठी बातें हैं। आतंकवादियों ने कोई धर्म नहीं पूछा, और आतंकवादियों के साथ आप ऐसा मत कीजिए। ये नहीं कह रहे कि भारतीयों के साथ ऐसा मत कीजिए, आतंकवादियों के साथ ऐसा मत कीजिए। ये सारे जो कांग्रेस के लोग और कांग्रेस के साथी पार्टियों के लोग जो इस प्रकार का बयान दे रहे हैं, मैं तो आज एक प्रस्ताव रख रहा हूं। ये अपने आप को कहते हैं कि हम इंडी अलायंस वाले हैं। ये इंडी अलायंस वाले नहीं हैं, ये रावलपिंडी अलायंस है। दिस इज नॉट इंडिया अलायंस, दिस इज रावलपिंडी अलायंस। और आज से हम भारतवर्ष में, आज से हम भारत में इन कांग्रेस को और कांग्रेस के घटक दलों के नेताओं को एक बात स्पष्ट कर दे कि आपको आज से हम इंडिया अलायंस नहीं बुलाएंगे। आज से आपका नामांकन हुआ पिंडी अलायंस। पिंडी मतलब रावलपिंडी से पिंडी अलायंस। और मुझे लगता है वो दिन भी दूर नहीं है। अभी तो पाकिस्तान के मीडिया के हीरो बने हुए हैं राहुल गांधी, पाकिस्तान की जनता के दुलारे बने हुए हैं कांग्रेस के तमाम नेता। मुझे लगता है वो दिन भी दूर नहीं है जब ये इंडिया अलायंस वालों का, वो तो गायब ही हैं हिंदुस्तान की राजनीति से। मुझे तो इसमें कोई शक नहीं है कि थोड़े दिनों के बाद ये पिंडी अलायंस वाले, रावलपिंडी अलायंस वाले पाकिस्तान में ही चुनाव लड़ेंगे, पाकिस्तान की ही राजनीति करेंगे। क्योंकि उनको अगर पाकिस्तान को ही बचाना है, पाकिस्तान के हक में ही कहना है, तो उनकी ये ड्यूटी बनती है कि पाकिस्तान में ही वो अपनी गतिविधियां चलाएं। बीजेपी सांसद संबित पात्रा के रावलपिंडी गठबंधन वाले बयान पर कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने कहा है कि बीजेपी तय नहीं कर पा रही है कि निशाना किसको बनाए, कांग्रेस पार्टी को निशाना बनाए या आतंकवादियों को या पाकिस्तान को बनाए। आज इस स्थिति में निशाना एक ही होना चाहिए, आतंकवादियों के खिलाफ हमें लड़ना चाहिए और पाकिस्तान को सही जवाब देना चाहिए। उन्होंने कहा कि बीजेपी कांग्रेस पार्टी को जबरदस्ती निशाना बनाने पर तुली हुई है। ये कह रहा है पाकिस्तान में भी आप चुनाव, बीजेपी तय नहीं कर पा रही है कि निशाना किसको बनाए, कांग्रेस पार्टी को बनाए, आतंकवादियों को बनाए या पाकिस्तान को बनाए। आज इस स्थिति में निशाना एक ही होना चाहिए, आतंकवादियों के खिलाफ हमें लड़ना चाहिए, पाकिस्तान को सही जवाब देना चाहिए। खामखा वो कांग्रेस पार्टी को निशाना बने रहे हैं। देखिए, पहले से हमने कहा है, 22 तारीख से हम कह रहे हैं, 22 की रात को हमने सर्वदलीय बैठक की मांग की। 2 दिन बाद सर्वदलीय बैठक हुई, प्रधानमंत्री मौजूद नहीं थे, ठीक है, हम गए, खरगे जी गए, राहुल जी गए। 24 तारीख को ही सीडब्ल्यूसी का एक प्रस्ताव पारित किया गया। हमने कहा ये सबसे बड़ा संवेदनशील समय है देश के सामने, ये क्रूर आतंकवाद हत्या जो हमले हुए हैं पहलगाम में, इसके सूत्रधार पाकिस्तान है, इसको जवाब देना हमारा फर्ज बनता है। और कांग्रेस पार्टी सरकार के साथ है, हम आम सहमति बनानी चाहिए, वो सरकार की जिम्मेदारी बनती है। पर हमने ये भी कहा कि इसको ध्रुवीकरण की राजनीति मत बनाइए। पर हमने हमारा हाथ दिया सरकार को और कहा जो कुछ आप उचित समझें, आप विपक्ष को विश्वास में लीजिए, पार्लियामेंट की विशेष एक सत्र बुलाइए। खरगे जी ने लिखा प्रधानमंत्री को, राहुल जी ने लिखा प्रधानमंत्री को, कुछ जवाब तो अभी तक नहीं आया। और देखिए, जो लोग निशाना बना रहे हैं कांग्रेस पार्टी को, 28 नवंबर 2008 को क्या हुआ? जब आतंकवादी हमले हुए थे मुंबई में 26 नवंबर 2008 में, 2 दिन बाद हमले हो रहे हैं।
सुरक्षा बल अपनी कार्रवाई कर रही है, सिक्योरिटी ऑपरेशंस चल रहा है, और तत्कालीन गुजरात के मुख्यमंत्री जाते हैं ओबराय होटल के सामने देश के नाम संदेश देते हैं। ये कभी नहीं हुआ है, कभी नहीं हुआ है, कोई भी ऐसे मुख्यमंत्री नहीं करता। और महाराष्ट्र सरकार ने कहा आप मत आइए, ये गलत समय है, पर गुजरात के मुख्यमंत्री वहां पहुंच गए देश के नाम संदेश देने के लिए 28 नवंबर 2008 को मुंबई में। और उसी दिन सारे अखबारों में बीजेपी की ओर से ये एडवर्टाइजमेंट निकलता है, सारे अखबारों में। ये हिंदुस्तान टाइम्स देखिए और ये देखिए एडवर्टाइजमेंट बीजेपी का, और क्या कहता है, ब्रूटल टेरर स्ट्राइक्स एट विल, वीक गवर्नमेंट, अनविलिंग एंड इनकेपेबल। ये बीजेपी का एडवर्टाइजमेंट 28 नवंबर 2008 को। आतंकवादी हमले हो रहे हैं मुंबई में, सुरक्षा बल अपने काम कर रहे हैं आतंकवादियों के खिलाफ, और गुजरात के मुख्यमंत्री पहुंच जाते हैं मीडिया का सामना ड्रामा करने के लिए, और ये एडवर्टाइजमेंट निकाला जाता है। ये है बीजेपी का असली चेहरा। हमने हमेशा जब आतंकवाद हमले हुए हैं, कांग्रेस पार्टी सत्ता में है, तो आतंकवादियों के खिलाफ हमने कार्रवाई की है, और जब हम विपक्ष में हैं हमने हमेशा कहा है संवेदनशील समय में राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर हम एक हैं, देश को एक होना चाहिए, एकजुटता की जरूरत है। हमने कभी राजनीति नहीं की है ऐसे क्षणों में जिस तरीके से बीजेपी कर रही है। बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने कहा है कि इस दुख को शब्दों में भी व्यक्त नहीं किया जा सकता है, लेकिन इस शहादत ने पहलगाम आतंकी हमले का उन्होंने जिक्र करते हुए कहा कि इस शहादत ने पूरे देश में एक नई चेतना पैदा की है। मुझे विश्वास है कि इस शहादत के नतीजे में ऐसी कार्रवाई होगी जिससे आतंकवाद का सफाया होगा और फिर कोई ऐसा करने की हिम्मत नहीं कर पाएगा। कहा कि हम ये तो ऐसा दुख है इसे शब्दों में भी व्यक्त नहीं किया जा सकता। तो मैंने उनसे कहा भाई हम आपका दुख नहीं तो कम हो नहीं सकता, हम आपके दुख में शरीक हैं, और मैं शरीक नहीं हूँ, पूरा देश शरीक है इस दुख में। लेकिन ये जो शहादत है इसने पूरे देश में एक नई चेतना पैदा करी, और मुझे विश्वास है कि इस शहादत के नतीजे में वो अब कार्रवाई होगी कि आतंकवाद का सफाया होगा और फिर कोई हिम्मत नहीं कर पाएगा। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार।